नमस्कार दोस्तों। एक सांप के ऊपर भरोसा कर लेना, लेकिन कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक लड़की और ईगो स्टीमर्स के ऊपर भरोसा मत करना भाई। वो कहते हैं ना कि भाई ब्रेकअप सबसे ज़्यादा दर्द दे के जाता है इंसान को। तो भाई बेकार की बात है, एक बार इंडियन फुटबॉल के फ़ैन बन जाओ, अपने आप पता चल जाएगा भाई कि ज़्यादा दर्द इंसान को कहाँ पर मिलता है। और सोचो, जो इन दोनों चीज़ों का ही शिकार हो चुका हो, तो उसके लिए तो भाई आप लोगों को दुआएं करनी चाहिए। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से गुजर रहा होगा। खैर भाई, इन सब बातों के अलावा मैं आप लोगों से सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो मैच हुआ, क्या हमारी टीम की परफॉर्मेंस को देखकर लगा था कि भाई इन खिलाड़ियों के अंदर मोटिवेशन थी आज, कि हमारे कप्तान साहब का आखिरी मैच था, उनको एक अच्छा फेयरवेल दिया जाता, उनको जीत के साथ वापस भेजा जाता? तो भाई मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ ना, भाई बिल्कुल भी नहीं था। मतलब ये ऐसे खेल रहे थे आज, ऐसे क्या मतलब भाई आज क्या, ये तो काफ़ी टाइम से ऐसे खेलते आ रहे हैं। लेकिन सही बताऊँ ना, ये भाई लिटरली खड़े होकर वेट करते हैं कि बॉल हमारे पास आए और फिर हम बॉल को लेकर जाए। लेकिन इनको आज तक एक बेसिक सी चीज़ समझ नहीं आई है कि भाई बॉल तुम्हारे पास नहीं आएगी, तुम्हें बॉल के पास जाना पड़ेगा। और भाई मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये आज जो रिटायरमेंट थी ना, इसकी वजह से बच गई उसी मैच। वरना जो गुवाहाटी में हुआ था ना, उसका डबल आज कोलकाता के बाहर स्टेडियम में होना था। मतलब भाई जितने फैंस ही नाराज होकर चले गए थे ना स्टेडियम छोड़ के मैच खत्म होने के बाद, वो चले इसलिए गए थे क्योंकि वो रिटायरमेंट जो फेयरवेल थी ना भाई, उसको ख़राब नहीं करना चाहते थे वो। और उनसे इतना वेट भी नहीं होता कि भाई बाहर खड़े होकर वेट करें। नहीं तो भाई सही बता रहा हूँ, अगर आज ये रिटायरमेंट फेयरवेल कुछ ना होता ना, तो भाई आज तो ईगो सीमे का बढ़िया वाला माहौल बना देते स्टेडियम के बाहर ही। क्योंकि भाई हो गया अब इनका। भाई मतलब इतना इम्पोर्टेंट मैच था, हमारा होम मैच था, हमारे कप्तान साहब का आखिरी मैच था, उसके ऊपर से ऐसा लग रहा था कि भाई हम कुवैत के सामने नहीं खेल रहे, हम किसी टॉप की यूरोपियन टीम के सामने खेल रहे हैं। और हर बार ऐसा ही होता है, चाहे अपोनेंट कोई भी हो, अब चाहे वो अफगानिस्तान हो, कुवैत हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, सारी टीमें हमें अपने सामने भाई ऐसे लगने लग जाती हैं कि भाई हम यूरोपियन टीम के सामने खेल रहे हैं। मतलब लिटरली भाई अपने ही होम मैच में कुवैत हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहा था पूरे तरीके से। चाहे वो शॉट्स का मामला हो, चाहे वो पोसेशन का मामला हो, चाहे वो पासेस का मामला हो, चाहे वो पूरी गेम को एक कंट्रोल कर कर रखने का मामला हो, भाई हर चीज़ में कुवैत हमारे ऊपर हावी थी। और मैं हमारे कोच साहब से भाई अब सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ, इन्होंने भाई अभी जब हम अफगानिस्तान के सामने आ रहे थे ना, इन्होंने कहा था कि भाई हमें लॉन्ग कैंप्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमारी परफॉर्मेंस बेटर नहीं हुई। भाई अब बताओ, 1 महीने का कैंप मिला भाई तुम्हें, अब क्या करा है? आज ये इतना इम्पोर्टेंट मैच था, यहाँ पर अगर हमें 3 पॉइंट मिलते तो भाई आज हम राउंड 3 में कंफर्म हो जाते। और ये राउंड 3 वाली चीज़ हम पिछले 3 मैचों से सोचते आ रहे हैं और तीनों बार ही नहीं हो पा रही है। भाई 1 महीने का कैंप लेने के बावजूद भी अगर तुम्हारी ये हालत हो रही है ना कि खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा पास कहाँ पर डालनी है, मिडफील्ड हमारी मतलब पूरी गेम से ही गायब हो रही है, तो भाई फिर तो भगवान ही बचाए इस इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर से हमें तो। क्योंकि भाई मैं मतलब यही वो खिलाड़ी हैं जो आईएसएल के अंदर भाई साहब ऐसे हो जाते हैं कि हम मतलब भाई कितनी हम सारे फैंस इनकी वो हाइप कर देते हैं कि भाई आज इस खिलाड़ी ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया, उसने ऐसा दिया, लालिंग वाला चंगते ऐसा कर रहे हैं, या मिडफील्ड के अंदर या डिफेंस में उसने ऐसा कर दिया। और यही खिलाड़ी भाई जैसे ही नेशनल टीम के अंदर आते हैं, मतलब भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब ऐसा समझ नहीं आता कि क्या होता है ऐसा कि वहाँ पर आईएसएल से आने के बाद ही जैसे ही नेशनल टीम में आते हैं, पूरी इनकी गेम ही गायब हो जाती है। अब भाई या तो देखो सीधी सीधी बात है, अब कोई कहता है कि भाई ये पैसों के लिए खेलते हैं आईएसएल में जाके और नेशनल टीम में आके इनका मन नहीं करता। ये तो देखो खैर ऐसा नहीं होता भाई, अपने देश के लिए हर किसी का मन करता है। लेकिन जहाँ तक भाई मैं समझ पाता हूँ इनकी बात, मुझे ऐसा लगता है जो आईएसएल के अंदर कोचेज़ है वो कहीं ज़्यादा कैपेबल है अपनी टैक्टिक्स को प्लेयर के दिमाग में घुसाने के लिए, इंस्टेड ऑफ ईगो स्टीमैक। भाई इनके जो टैक्टिक्स है ना, अब सोचो हम मैच देख रहे हैं बैठ के, हमें इन टैक्टिक्स समझ आ रहे हैं तो खिलाड़ियों को कैसे समझ आएंगे भाई, जिनको 90 मिनट इतनी भाग दौड़ करनी है, इतना स्टेमिना अपना वेस्ट करना है, तो उनके दिमाग में कैसे घुसेंगे टैक्टिक्स? इनके टैक्टिक्स क्या है भाई? जब आज अगर शायद किसी ने देखा हो मैच के अंदर, तो एक ग्राफ आया था सामने जहां पर इंडिया का अटैक दिखाया जा रहा था कि कहां से कितना बन रहा है। और इनके अटैक के अंदर भाई मिडफील्ड गायब ही होती है। उसमें दिखाया कि जो लेफ्ट फ्लैंक था ना, 53 से लेके 57% अटैक इंडिया का लेफ्ट फ्लैंक से बना है। और सिर्फ इस मैच की बात नहीं है, ये पिछले 5-10 पता नहीं कितने, ये जब से ये आए हैं ना, इनके टैक्टिक्स यही है कि भाई राइट फ्लैंक से अटैक बनेगा, लेफ्ट फ्लैंक से अटैक बनेगा, उसके बाद क्रॉस मार देंगे, देखी जाएगी क्या होगा।
और इसी चीज़ की वजह से हमारी इंडिया की टीम के अंदर मिडफील्ड गायब रहती है। और मिडफील्ड गायब रहने के बाद फिर फैंस आगे से बोलते हैं कि भाई हमारी टीम की मिडफील्ड तो गायब ही है, दिख नहीं रही। तो भाई वो क्यों गायब रहती है, क्यों नहीं दिखती है? वो इसी वजह से दिखते हैं कि भाई इनके टैक्टिक्स ही ऐसे हैं कि इनको बस ये अपना राइट और लेफ्ट फ्लैंक से अटैक बनाना पसंद है। अगर भाई तुमने राइट और लेफ्ट फ्लैंक से अटैक बनाना ही है तो एक काम करो ना, मिडफील्ड में भाई तुम मिडफील्डर खिला किस ले रहे हो? फिर वहाँ पर भी तुमने आज थापा और सुरेश सिंह को तांडे जो दोनों खिलाड़ी भाई मेरे को तो नहीं दिखे मैच के अंदर कहाँ पर थे, ठीक है। अगर भाई तुम्हें मिडफील्ड जब है ही नहीं तो मिडफील्डर हटाओ, एक काम करो ये अपना लेफ्ट विंग पे 3 खिलाड़ी डाल दो, राइट विंग पे 3 खिलाड़ी डाल दो, खत्म बात। क्योंकि मिडफील्ड तो हमारी वैसे भी नहीं दिखती भाई कहीं पर भी। भाई मिडफील्ड ही एक्चुअल में वो चीज़ है जो गेम चलाती है। और वही जब कुवैत का जब इन्होंने अटैक दिखाया था ना, तो भाई कुवैत तो राइट और लेफ्ट फ्लैंक तो यूज़ कर ही नहीं रही थी। कुवैत भाई बीच में से अटैक बना रही थी क्योंकि उन्हें पता था मिडफील्ड इनकी वैसे ही गायब है, तो आराम से भाई हमें स्पेस मिल रहा है अंदर पूरे अटैक पर जाने के लिए। जब भाई आप ऐसी चीज़ें करोगे, इतनी भाई आप अपनी सिंपल गेम कर दोगे कि सामने वाला आराम से आपके टैक्टिक्स को समझ जाए, एक उसको पहले से ही अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई इंडिया की टीम आके करने क्या वाली है, तो भाई ऐसे में फ़ायदा क्या है? और फिर आप उम्मीद लगा के बैठ रहे हो कि हम राउंड 3 में जाएंगे। भाई देखो, अगर मैच की मैं बात करूँ ना, हर चीज़ में जैसे मैंने पहले बोला कुवैत ने डोमिनेट किया था और कुवैत ने भाई इतने क्लोज चांसेस बनाए थे ना। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आज गुरप्रीत सिंह संधू का दिन नहीं होता या अगर आज कुवैत के भाई ऐसे कह लो अटैक की किस्मत ख़राब ना होती ना, तो कुवैत आराम से 3 से 4 गोल मारते था आज हमारे ऊपर। भाई स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर ही जो वो इतने क्लोज आ गए थे गोल मारने के, वो मुझे भी समझ नहीं आया कैसे उन्होंने मिस कर दिया। शायद कोई जिसने भी वो शॉट मारा भाई वो कुवैत के रहीम अली होंगे। इवन भाई 1-2 तो ऐसे मौके थे कि मतलब वो पेनल्टी लग रही थी, देखने में लग क्या रही थी वो पेनल्टी थी, वो रेफरी नहीं दी भाई, क्योंकि रेफरी शायद मुझे ऐसा लगता है इंडिया का साथ दे रहे थे, वो भी चाहते कि भाई हमारे कप्तान साहब सुनील छेत्री को थोड़ा अच्छा फेवर मिल जाए, लेकिन वो उन्होंने पेनल्टी भी नहीं दी। अब सोचो अगर वो पेनल्टी भी दे देते तो भाई वो 1-0 या 2-0 से वो पेनल्टी अपने नाम करके ना, क्योंकि भाई हमारा अटैक तो देखो गायब भी था पूरे तरीके से। एक कुछ जो भी इनके पास मौके आते हैं वो पता नहीं इनसे कन्वर्ट क्यों नहीं होते हैं। और भाई बात रही रहीम अली की, भाई मैं सही बता रहा हूँ, इस बंदे को मैंने जितना भी नेशनल टीम के अंदर देखा है ना भाई, आज तक जितने इसके पास 1-on-1 मौके आए ना गोलकीपर के साथ, भाई आज तक बंदे ने गोल स्कोर नहीं किया है। मेरे आगे तो नहीं किया भाई, तुम में से किसी ने देखा हो तो अलग बात है। नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ, ISL की नहीं कर रहा। नेशनल टीम के अंदर भाई मैंने जितना देखा, चाहे वो एशियन गेम्स हो, साफ टूर्नामेंट हो, और भी कोई हो भाई, या आज वाला ही मैच क्यों ना हो, भाई जैसे ये गोलकीपर के आगे आता है, मुझे आज लगा था भाई आज तो बंदा कर ही देगा। ISL के अंदर भी अभी 2-3-4 गोल मार कर आया है, तो भाई क्या पता किस्मत साथ दे रही हो। लेकिन भाई इसने प्रूव कर दिया नेशनल टीम के अंदर आके मैं वो काम नहीं करूँगा जो मैं ISL के अंदर करता हूँ। तो ये चीज़ भाई समझ से बाहर है। और ऊपर से भाई हमारे कोच साहब, इनके ऊपर भी भाई अभी बात करूँगा, ये कहते हैं ये भाई इन्होंने ना कभी भी अपने ऊपर किसी चीज़ को लिया ही नहीं है, ये अपनी गलती कभी मानते ही नहीं है। आज भी हारने के बाद इन्होंने प्लेयरों के ऊपर बात डाल दी कि आज का जो जितने भी खिलाड़ी थे वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं खेले। अरे भाई स्टैंडर्ड तो बात की बात है, तुम्हारे टैक्टिक्स भी तो कुछ होने चाहिए। 45 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने साहिल अब्दुल समद को हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट करके बाहर बिठा दिया और उनकी जगह ब्रेंडन फर्नांडिस को ले गए। ब्रेंडन फर्नांडिस चलो समझ आता है भाई क्रिएटिव मिडफील्डर है, लेकिन साहिल अब्दुल समद भी बाहर जाना नहीं बनता था उनका। आप अनिरुद्ध थापा की जगह पर ब्रेंडन फर्नांडिस को ला सकते थे, लेकिन साहिल अब्दुल समद, क्योंकि भाई मैंने जितना देखा साहिल अब्दुल समद, मुझे तो भाई ऐसा लग रहा था कि ये सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। इवन जय गुप्ता भी स्टार्टिंग में नर्वस दिखे थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो वो भी कंफर्टेबल हो गए थे। लेकिन भाई निखिल पुजारी, भाई ऐसा लग रहा था कि वो बंदा ठान कर है कि भाई आज मैं कुवैत के लिए खेलूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। भाई इतने बॉल लॉस किए हैं, इतने उन्होंने मतलब ऐसा कह लो कि कुवैत के अटैक को रोकने में नाकाम रहे हैं वो। और मेरे को ये नहीं समझ आया कि भाई MA रनावड़े को छोड़कर निखिल पुजारी के साथ गए किस लिए हैं। खैर आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वैसे भाई दिमाग ख़राब कर दिया इन्होंने तो मैच दिखा के, आज की बात नहीं है तो पिछले 4-5 मैच से ऐसे भाई दिमाग ख़राब कर रहे हैं हम सबका। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोज़ आपके पास आती रहे। अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ मिलते हैं। जय हिंद।